सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए इनकी फुल फॉर्म्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करने की कोशिश करें। तो देखो, जैसे आपको पता है कि हमने पहले ही बताया हुआ है कि जो पढ़ाने का मकसद है, इसमें हर एमसीक्यूज में जो उतने भी ऑप्शंस होते हैं उनको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बोलता है इसका आंसर हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट। अब बी पार्ट पर जाने से हम जो है वो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यूएनसीईडी क्या है। अगर किसी भी ऑप्शंस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे अगर यूएन लगा है तो समझ लेना ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशन में आते हैं। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो अब देखो यूएनसीईडी, इसका मतलब है यूएनसीईडी का जो मतलब है वो हमारे पास है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूएन का मतलब आ गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, सी का आ गया कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम इसकी बात करें, इसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, अर्थ समिट। और ये मीटिंग जो है ये ब्राजील में 1900 जून में हुई थी। जैसे आज जुलाई चल रहा है, लास्ट मंथ पिछले महीने समझो जून में हुई थी। जून 1992 में ब्राजील में रायो दी जेनेरियो, ब्राजील में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लगाई गई थी, जिसमें इस कॉन्फ्रेंस में एजेंडा 21 पर बात हुई थी। एजेंडा 21 जो आगे हम कभी डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब था, इस पर बात की गई थी। और इसकी जो फुल फॉर्म है, आपने 3 चीजें याद रखनी है। इसी को जो है वो अर्थ समिट भी कहा जाता है। फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट। ये अर्थ समिट 1992 में हुई थी, ये ब्राजील में हुई थी। और इसमें मेजर जो डिस्कशन इंक्लूडिंग हुई थी, ये इसको रायो दी जेनेरियो में 21 एजेंडा को लिया गया था। तो सेकंड अगर हम बात करें यूएनईएससीओ, अपने नोट्स इसके साथ साथ तैयार करते रहें। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का ये फुल फॉर्म है। इसके हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस, पेरिस में है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड आता है वो है यूएनआईसीईएफ। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन, यूएनसीईएफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसके हेडक्वार्टर यूएसए में है, और इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में है। तो सिंगल क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन जो है उस पे आपके कवर हो जाते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन्वायरमेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। बोलता है इन्वायरमेंटल डे हर साल कब मनाया जाता है। ये हर बच्चा जो इसका आंसर करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है वो ऑप्शंस गलत रखे गए हैं। यहाँ पर हम जो है ये ईयर नहीं, क्योंकि ये एवरी ईयर दिया है तो हर साल मनाया जाता है। इसमें ईयर ऑप्शंस जो है वो नहीं रख सकते हम, ईयर डेट्स और मंथ के अकॉर्डिंगली बताया जाएगा। अब देखिए सभी को पता है हमारे इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। मतलब 5-6 इसका ऑप्शन बन जाएगा। हर साल 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इन्वायरमेंट डे पे हम अपने इन्वायरमेंट के
इन्वायरमेंट के रिलेटेड लोगों को अवेयर करते हैं कि इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो कुछ भी हम अगर करते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ भी करते हैं वो तो इसी साल हर साल जो है वो 5 जून को जो है इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोलता है इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, बोलता है इन्वायरमेंट में क्या क्या आते हैं। अब देखिए, एक है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक होता है नॉन लिविंग, याद रखना, एबायोटिक आता है नॉन लिविंग, बायोटिक आता है लिविंग, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इन्वायरमेंट होता है हमारा वातावरण, हमारी सराउंडिंग। अब हमारे सराउंडिंग में सिर्फ लिविंग नहीं आते, नॉन लिविंग नहीं आते, तो इसका ऑप्शन बन जाता है हमारे पास डी पार्ट, जिसमें हमारे पास आता है लिविंग और नॉन लिविंग। हमारे सराउंडिंग में लिविंग और नॉन लिविंग जो भी है ये सब हमारा इन्वायरमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोलता है द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज। अर्थ पे इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम की टर्म को ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ए जी टंसले, ए जी टंसले ने इसकी टर्म दी है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अब बोलता है हमारी अर्थ पे सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है। अगर हम बात करें, अर्थ पे सबसे बड़ा इकोसिस्टम है हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि पानी अर्थ पे सबसे ज्यादा है। हाइड्रोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ। लिथोस्फीयर ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है। बायोस्फीयर, जब हाइड्रोस्फीयर हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जब बायोस्फीयर होता है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। बायो मतलब लिविंग, स्फीयर लिविंग जोन, लिविंग स्फीयर। ऐसे लिथोस्फीयर हो जाता है हमारी, लिथो मतलब अर्थ, अर्थ। ऐसे ही हाइड्रोस्फीयर सबसे बड़ा अर्थ पे इकोसिस्टम है। लास्ट एग्जाम में पूछा गया था, उसमें हाइड्रोस्फीयर का ऑप्शन नहीं रखा था, सेकंड ऑप्शन वहां पर जो दिया था ऑप्शंस के बेस। एक अभी 2025 में एग्जाम हुआ था जेकेएसएसबी की तरफ से, उसमें फिर आंसर दिया गया था फॉरेस्ट, क्योंकि वो हाइड्रोस्फीयर नहीं रखा था। जो ऑप्शंस रखे थे मुझे याद नहीं, उन ऑप्शंस से रिलेटेड ही आंसर था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बोलता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज नेसेसरी टू सिक्योर लार्ज एरिया फॉर फॉरेस्ट। बोलता है बताओ, इसका रीजन बताओ क्यों जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट के लिए सिक्योर किया जाए। ऑप्शंस बोल रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड, मोर रेन, इकोलॉजिकल बैलेंस। अब देखो, फॉरेस्ट के लिए ज्यादा एरिया रिजर्व करने से सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन भी होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स एक ऐसे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसके लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लांट्स होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में कम होगी, तो जिससे हमारे लिए जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली जो है वो रीजन बनता है ग्लोबल वार्मिंग का। आज जैसे आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का गर्म होना, सिंपल भाषा में बोले आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम प्लांट्स को काट रहे हैं, और प्लांट्स को काटने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि प्लांट्स ही ऐसे हैं, ग्रीन प्लांट्स, जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड बोलता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड। अब वाइल्ड को कंजर्व करना है, वाइल्ड को बचाना है, कंजर्व करना है, तो फॉरेस्ट चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड बोलता है मोर रेन। अब बोलता है ज्यादा से ज्यादा रेन भी बनती है, क्योंकि जहां प्लांट्स पेड़ पौधे होते हैं वहां बारिशें भी ज्यादा होती हैं। थर्ड ऑप्शन बोलता है इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑप्शन सही आंसर हमारे पास बन जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहेगा। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हमारा जो है वो बैलेंस रहेगा। इको हमने अभी ऊपर पढ़ा, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग का बैलेंस बनना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए अर्थ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी जरूरत पड़ती है, हवा पानी ये हमें चाहिए। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट है कि बोलता है among the following climatic factor which one has the least effect on terrestrial ecosystem। टेरिशियल इकोसिस्टम होता है जैसे हम रह रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म जमीन पर रहते हैं वो टेरिशियल इकोसिस्टम में आते हैं। अब बोलता है टेरिशियल इकोसिस्टम
को कम से कम इफेक्ट करने के लिए कौन सा क्लाइमेटिक फैक्टर है जो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है? पहला बोलता है टेम्परेचर वेरिएशन, फिर है विंड, फिर है कंडीशन ऑफ सनलाइट, एबिलिटी ऑफ वाटर। अब देखो टेरिशियल इकोसिस्टम में सबसे कम इफेक्ट, टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करेगा, हवा इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, इसके लिए हमारे पास आंसर बन जाएगा विंड, क्योंकि विंड, अब देखो कंडीशन ऑफ सनलाइट, जमीन पे सनलाइट का आना कम या ज्यादा ये हमारे इकोसिस्टम पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि सनलाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे क्या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सनलाइट जरूरी है। टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के बिना तो लाइफ नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं कि टेरिशियल इकोसिस्टम, इसने बोला था कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कम से कम इफेक्ट करता है, तो विंड जो है वो कम इफेक्ट करता है, क्योंकि हवा ज्यादा कम होने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, बोलता है ग्लोबल वार्मिंग अभी पीछे हमने पढ़ा अर्थ पे टेम्परेचर, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, किसकी वजह से? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होने से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, जैसे आप देखते हैं हर साल गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। गर्मी बढ़ने का कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के बहुत से कारण हैं, डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स को हम काट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी तरह तरह की एक्टिविटीज, इसमें बहुत लंबा एक डिस्कशन टॉपिक आता है कि ग्लोबल। अब इतना सिंपल याद रखिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेन कारण क्या है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बोलता है कार्बन, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो रिजल्ट क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इन सी लेवल, राइट आंसर। चेंज इन क्रॉप पैटर्न, बिल्कुल राइट आंसर। चेंज इन कोस्टल लाइन्स। अब देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो सबसे पहले सी लेवल भी इंक्रीज होता है। जैसे आप देखते हैं आज के टाइम में कई तरह के फ्लड के, आप बहुत बार सुनते हैं फ्लड्स आ रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, बारिशें, तो ये इस रीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, जब ग्लेशियर मेल्ट करते हैं तो समुद्र का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ये भी ए पार्ट है। फिर बोलता है चेंज इन क्रॉप रोटेशन। अब बोलता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो क्रॉप रोटेशन में भी चेंजेस आती है। फिर बोलता है कोस्ट लाइन चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, बोलता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का काज क्या है? सबसे मेन गैस है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलता है कौन सा ऐसा काज है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई नहीं मैन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में 60% मात्रा में जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑन अर्थ सरफेस, बोलता है कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा एरिया कवर किया है। तो इसकी अगर हम बात करें, हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था, मैरीन इकोसिस्टम मतलब पानी वाला इकोसिस्टम जो है वो अर्थ पे सबसे ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है, तो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, बोलता है किस रीजन में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें किसमें है, पहला ऑप्शन है डेजर्ट, पोलर रीजन, रिवर, किसमें है सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो आंसर हमारे पास बन जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी